हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप माइंड। और स्वागत करता हूं गाइस मैं आपके चैनल में। राम राम सभी भाइयों को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी भाई और बहनों को। गाइस तो आज हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 2। अभी हम आपको पता है गाइस मैं हिंदी मीडियम पढ़ाता तो हम करेंगे हिंदी मीडियम में। बाकी इस चाहे तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो गाइस आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो हम स्टार्ट करेंगे आज वीडियो चैप्टर टू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री। ओके गाइस, तो इस चैप्टर का नेम क्या है? इस चैप्टर का नेम है राजा, किसान और नगर। गाइस में इस चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर। मतलब तो हमारे को इस चैप्टर में इसमें जानकारी मिली होगी राजा के बारे में और किसानों के बारे में, और जो नगर, वहाँ के नगर वगैरह कैसे थे, राजा कैसे रहते थे, उन्होंने शासन कैसे किया, इस चीज़ों के बारे में इस चैप्टर से हमको जानकारी मिलेगी। तो गाइस ये हमारे को 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के बारे में जानकारी देंगे। ओके गाइस आपको पता है जैसे कि मैं वन शॉट वीडियो अपलोड करता, तो गाइस ये भी हमारी वीडियो रहेगी, वन शॉट वीडियो रहेगी गाइस, जो कि हम आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है ओनली जो है ये हमारा चैप्टर 6 मार्क्स का है। तो गाइस इसमें ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं, तो अभी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे या क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको करवा दूँगा। ओके गाइस, और गाइस जैसे कि आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ रख रखा है। वो एक सरप्राइज़ है जो कि पिछली मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी था और इस वीडियो में भी है। तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। ओके गाइस, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छे लगा मेरा चैनल तो ही सब्सक्राइब करें। तो और गाइस मैं आपको इसमें जो बताऊँगा वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। मैं आपको चैप्टर के कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँगा। ओके गाइस, कि इस चैप्टर के अंदर क्या है, कैसे मतलब क्या हुआ, किस चीज़ के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है, उस चीज़ के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा गाइस। तो आइए मैं आपको अब चलते हैं इसके डिटेल चैप्टर की तरफ ना। बाकी खाली सुनना, ये मत देखना कि मेरा पेन कहाँ चल रहा है, ओनली अब सुनने पे ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। कि गाइस अब तो गाइस रेडी सुनने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के दौरान, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता हमने पहले पढ़ा था, उसके 1500 वर्षों मतलब कि 1500 ईयर्स के बाद उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। जो उपमहाद्वीप थे ना, उनके कई भागों में कई प्रकार के विकास हुए। जैसे कि पहला विकास मतलब क्या हुआ, ऋग्वेद का लेखन कार्य, उस समय ऋग्वेद का लेखन कार्य हुआ और कृषक बस्तियाँ मतलब कि कृषि बस्तियाँ स्थापित हुई गाइस। और अंतिम संस्कार के नए तरीके, जैसे कि कोई मर जाता तो वहाँ पे उसके नए तरीके अपनाए गए, मतलब कि जला दिया। पहले तो उसको फेंक देता था पानी वगैरह में, या उसको आग, अब तो नया तरीका जो आया है उसमें आग में जलाया जाता है। और नए नगरों का उदय, मतलब कि नए नगरों का विकास, की मतलब कि तेज़ी से नगर किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं। ओके गाइस, ये फर्स्ट था पॉइंट। बाकी मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट बताने वाला हूँ। बाकी ये तो खाली भी ऐसी है, और गाइस आपको आगे और ऐसा अच्छा देखने को मिलेगा। तो गाइस हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस काल में हुए विकास को जानने के मुख्य स्रोत अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के तथा चित्र हैं। मतलब कि जो ये 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी के बाद है ना, तक है ना, तो हम इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने का मुख्य स्रोत है अभिलेख। मैं आपको ये बताऊंगा अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है गाइस, ये बाद में बताऊंगा। और इस सिक्के तथा चित्र, मतलब कि इन 3 चीज़ों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि मतलब कि वहाँ की, मतलब कि पुराने इतिहास को हम जान सकते हैं इन चीज़ों के, 3 चीज़ों के माध्यम से। ओके गाइस, और बाकी और भी चीज़ होएगी जिसके माध्यम से हम इसे जान सकते हैं गाइस। और तो नेक्स्ट है ये पॉइंट। अब अशोक के अभिलेख मुख्य, जो अशोक था, अभिलेख हमने पढ़ा ना, अशोक एक शासक था, मतलब राजा। अशोक के अभिलेख मुख्य ब्राह्मी तथा ख्रोष्टी लिपियों में हैं। तो मतलब कि अशोक के अभिलेख हैं वो इन 2 लिपियों में लिखे गए हैं, ठीक है। इन लिपियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आरंभिक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जिसे भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली। मतलब कि ना ये जो मतलब कि ये ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियाँ हैं, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और जिससे कि भारतीय इतिहास को मतलब कि खोजने वगैरह में एक नई दिशा प्रदान हुई। क्योंकि ना गाइस इसे और कोई पढ़ नहीं पाया होगा ना, तो इसलिए मतलब कि ईस्ट इंडिया, मतलब कि जैसे कि कोई और समझ नहीं पाया होगा ना कि लिपि कैसे है, किस प्रकार से लिखी हुई है, और उसने समझ ली होगी, तो गाइस इसलिए इसको लिखा गया है कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। मैं आपको जेम्स प्रिंसेप पूछेगा कि जेम्स प्रिंसेप कौन है, जेम्स प्रिंसेप आप क्या कहोगे? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ठीक है, जिसने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ओके गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट है
आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल मानता है। मतलब कि शुरू के इतिहास में 6ठी शताब्दी मतलब कि 600 ईसा पूर्व, तो 6ठी शताब्दी कहेंगे ना, को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल मानते हैं। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। और इसी काल में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ। मतलब कि इसी काल में 606 शताब्दी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ था। ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है, बौद्ध और जैन धर्म आरंभिक ग्रंथों के महाजनपद। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। मतलब कि जो बौद्ध और जैन धर्म होंगे उनके नाम से इनमें 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। जो कि महाजनपद है ना, उनके नाम अलग अलग है। जैसे फिर भी जैसे कि वज्जी, ये सारे महाजनपद है, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम एक समान है। ठीक है गाइस। और 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। अब आप कहोगे गाइस ये 6ठी शताब्दी और ये 4ठी शताब्दी, तो पहले हम उल्टे चलते थे गाइस। ठीक है, मतलब कि जैसे पहले 6ठी शताब्दी आई, फिर 5वीं आई, फिर तो इस प्रकार से चलते थे। ओके गाइस, ईसा पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो मगध था, मगध का शासक कौन था? अशोक। मगध का शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक अशोक था। शक्तिशाली इसलिए मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा और इसका शासक अशोक था। और उसके पीछे ना कई कारण थे, क्योंकि ये क्या कहते हैं मगध सबसे शक्तिशाली बनकर क्यों उभरा, इसके पीछे ना कई कारण थे। जैसे कि वहाँ पे ना लोहे के बड़े बड़े भंडार थे, पहले तो ये, और वहाँ पे ना हाथी आसानी से हमारे को उपलब्ध होते थे, और वहाँ पे सस्ता तथा सुगम आवागमन, मतलब कि वहाँ पर जाना और आना आसान था, मतलब सस्ता ही पड़ता था। वो तथा राजाओं की महत्वाकांक्षा, मतलब कि राजा ने वहाँ के वो जो भी मतलब भंडार वगैरह थे, मतलब जो भी वो काम करते थे वहाँ के कारीगर वगैरह उद्योग लगाते थे, उनको हेल्प करता था। मतलब कि उनकी राजा की में बड़ी महत्वता थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ये 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। कोई गाइस आपसे पूछे कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 321 में। बाकी शायद ये गलत है, शायद वैसे 322 ईस्वी में ही है मौर्य वंश की स्थापना। ओके गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसका राज्य पश्चिम, अब आपसे पूछ लेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना तो कर दी 321-22 में जो भी, लेकिन उसका राज्य कहाँ तक फैला था? तो उसका राज्य फैला था गाइस पश्चिम में। उसका राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ओके गाइस, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो गाइस 2 मिनट रुकिएगा, जल्दी से सीधी हो जा भाई यार, पढ़ना भी, उधर वीडियो भी चल रही है भाई मेरी। गाइस 2 मिनट गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके गाइस, आप तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना करी थी। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, मतलब कि प्रसिद्ध राजा था। उसने मौर्य साम्राज्य में कलिंग का प्रदेश जोड़ा, मतलब कि उसने ना कलिंग के साथ युद्ध करा और उसमें कलिंग को उसने जीत लिया और उसको मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र तथा 4 प्रांतीय केंद्र। प्रांतीय केंद्र पहले क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र कब मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी थी? ये पाटलिपुत्र 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उसकी राजधानी बनी थी। ओके गाइस, और इसके प्रांतीय केंद्र कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी। गाइस कई बार हमारे से पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी और उसके 4 प्रांतीय केंद्रों के नाम लिखो। तो आप क्या लिखोगे? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और इसकी स्थापना इसकी स्थापना 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है गाइस, और इसके 4 प्रांतीय केंद्रों के नाम लिख दो कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी। ठीक है गाइस, ये हो गए। और इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अब अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे।
और इसी में हमारे को उल्लेख मिलता है अशोक साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है। उसका उल्लेख मिलता है हमारे को अशोक के अभिलेखों में। मेगास्थनीज, अब ये पूछोगे मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज गाइस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, ठीक है गाइस। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य की सैनिक गतिविधियों का संचालन एक समिति करती थी। जो मौर्य साम्राज्य 2 मिनट गाइस। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य की सैनिक गतिविधियों का संचालन, जो मतलब कि वहाँ के सैनिक वगैरह थे उनको कैसे चलाती थी, उनको ना एक समिति चलाती थी, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल वो चलाती थी, और 6 उप समितियाँ चलाती थी। मतलब कि समिति से जो नीचे होगी उसे उप समितियाँ कहते हैं। जैसे कि मैनेजर के बाद एक और आता है, जैसे कि पहले बैंक का कोई हेड होएगा, फिर उसके बाद मैनेजर आता है। जैसे कि वही ये पहले हेड हो गए, फिर उसके बाद ये मैनेजर हो गए, ठीक है। ये 6 उप समितियाँ करती थी इसमें, ठीक है। इनमें से दूसरी उप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जो इनमें छठी में दूसरी थी ना उप समिति, उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह, आप आगे गाइस अभिलेख किसे कहते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहो तो, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं, बस आप मेरे को सुनते रहो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। उसमें आप अच्छा आपको, क्योंकि जितनी आपकी कैचिंग पावर अच्छी होगी आप उतनी जल्दी अधिक से अधिक लर्न कर सकेंगे गाइस। ओके, अब तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप सब सोच रहे होंगे कि अभिलेख क्या होते हैं, कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था अभिलेख क्या होते हैं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ अभिलेख क्या होते हैं। ओके, पत्थर, धातु, ठीक है। पत्थर, धातु मतलब लोहा वगैरह, या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे लेखों को अभिलेख कहते हैं। जैसे कि पत्थर ले लेते हैं हम गाइस, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पत्थर ले लिया गाइस, ये हो गया हमारा पत्थर, ठीक है। हमने पत्थर ले लिया और इस पर हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया इन पे, मतलब कि वो ना पहले कि वो पत्थर वो मतलब कि इस पर खोद के लिखते थे। मतलब कि जैसे कि ये हमने ये ले रखा है और इसको मतलब कि यहाँ पे ऐसे ऐसे जैसे कि नोकीली चीज़ होगी इससे लिख देते थे, ऐसे ऐसे हिसाब वगैरह जो भी करना होगा उनको, तो इस प्रकार से करते थे, ठीक है। पत्थर, धातु या मिट्टी की सतह पर खुदे लेखों को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। जो इन पे खुदे रहते थे उन्हें अभिलेख कहते हैं, ठीक है। और अभिलेख हमारे को क्या बताते थे, अभिलेख, अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। अभिलेखों में हमें उन लोगों की उपलब्धियाँ, जो अभिलेख है उसमें हमारे को उन लोगों की उपलब्धियाँ मिलती हैं, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते हैं जो नहीं खुदते। मतलब कि जो अभिलेख थे ना, जो मतलब कि अभिलेख, जैसे कि मैंने अभिलेख को खुदवाया तो उसमें ना मेरे बारे में लिखा जाएगा, मतलब कि मैंने ये दान वगैरह दिया, क्या दिया, किसको क्या दिया, मतलब कि मेरा हिसाब किताब रखा जाएगा उसमें, सारी बात मिला के ये है गाइस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है ये, और नेक्स्ट जो अशोक के अभिलेख मिले हैं जो मतलब कि नहीं गाइस सॉरी, जो स्टार्ट के अभिलेख थे, मतलब कि आरंभिक अभिलेख, वो जो थे आरंभिक अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, ठीक है गाइस। 2 मिनट गाइस, मैं इसको सही कर लिखता हूँ। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे, ठीक है गाइस। और वो अशोक के अभिलेख किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, ब्राह्मी और क्रॉसलिपि। और जो पहले के अभिलेख थे वो कौन सी में, प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृतिक जनसाधारण की भाषा होती थी, मतलब कि प्राकृतिक जो भाषा थी ना वो आम लोग बोलते थे, आम लोगों की भाषा होती थी। और यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, यस कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे जैसे कि 22 भाषा बोली जाती है हिंदुस्तान में, ऐसे वहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती होगी गाइस, ठीक है। अन्य लोग अन्य भाषाएं बोलते थे, परंतु इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया था। लेकिन सारी भाषाओं को लिखने में नहीं किया जाता था, कोई एक ही लैंग्वेज लिखते होंगे ना, जैसे कि प्राकृतिक जैसे कि यहाँ पे हिंदी लिखी जाती है अधिकतर, तो हिंदी लिखते होंगे ना गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट आइए, उत्तर मौर्य काल में राजा अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए स्वयं देवी रूप प्रस्तुत करने लगे। मतलब कि उत्तर मौर्य काल में राजा, मतलब राजा की स्थिति जो उच्चती होगी ना, राजा अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए भगवान का रूप धारण करने लगे, देवी रूप प्रस्तुत करने लगे, ठीक है, मतलब कि दिखाने लगे देवी का रूप। इसी उद्देश्य से कुषाण शासकों ने अपनी विशाल मूर्तियाँ बनवाई। जैसे कि अभी देखोगे कहीं मूर्तियाँ पाती होगी, और मतलब कि देवी रूप जैसी भगवान की मूर्तियाँ होती है। इसी उद्देश्य से ना जो कुषाण शासक थे, जिन्होंने, अभी कुषाण शासक कौन थे, कुषाण शासक वो थे जिन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी करी थी, ठीक है। इन्होंने विशालकाय मूर्तियाँ बनवाई, ठीक है। अब मतलब बड़ी बड़ी अपने नाम की मूर्तियाँ बनाई, मतलब अपने चित्र की, और अपने नाम के साथ देवपुत्र, मतलब कि भगवान के पुत्र की उपाधि का प्रयोग किया, ठीक है, कि मतलब ये भगवान का पुत्र है, ये वो, इस उपाधि का प्रयोग किया। ओके गाइस वेट, ठीक है, इसका प्रयोग किया।
और ये हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का बखान करता है। ठीक है, हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। ठीक है, ये भी एक अभिलेख है, मतलब कि पुस्तक ही लगा लो। जो कि हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का बखान करता है, मतलब समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। और इससे उसे बहुत ही शक्तिशाली सम्राट बताया गया है। मतलब कि इलाहाबाद स्तंभ के द्वारा ही ना, जिसका लेखक हरिसेन ने कहा था, उसके द्वारा ही हमारे को उसके बारे में बताया गया कि वो समुद्रगुप्त के बारे में बताया कि वो कितना शक्तिशाली था, वो वगैरह था, कुछ भी इससे रिलेटेड बताया गया। ठीक है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड। अब आप कहोगे हरिसेन कौन था? हरिसेन ना समुद्रगुप्त था, जो इसके दरबार में एक राजकवि था। ठीक है गाइस, और इसने ना समुद्रगुप्त की प्रशंसा, मतलब कि उसकी उपलब्धियों के बारे में लिखा था, और जो कि इलाहाबाद स्तंभ के नाम से विख्यात है। और इसको हम इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर मौर्य काल में लोहे के हलों तथा कृत्रिम, जो कि मतलब कि ना वहाँ पे काफ़ी कृषि विकसित थी। तो मतलब क्या कहते हैं फिर, कृषि विकसित, तो फिर तो मतलब क्या कहते हैं उसे, सिंचाई का प्रयोग किया जाता होगा ना फिर। मतलब कि सिंचाई किस तरीके से, किस प्रकार से की जाती थी गाइस, तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। उत्तर मौर्य काल में लोहे के हलों तथा कृत्रिम सिंचाई के प्रयोग से कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। मतलब कि वहाँ पे ना लोहे के हलों से कृषि की जाती थी, मतलब कि सिंचाई करते थे। और कृत्रिम सिंचाई मतलब प्राकृतिक सिंचाई के साधन, वर्षा के पानी वगैरह, जलाशय वगैरह, नहर वगैरह से। ठीक है, वर्षा के पानी से की जाती थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे राजाओं की आय बढ़ी। मतलब कि उनको कर अधिक मिलने लगी, तो उनकी आय तो जाहिर सी बात है तो बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा उपज होती तो कर राजाओं को मिलता, अधिक कर राजाओं को मिलता था। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अभिलेख से भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। जो हमारे को अभिलेख मिले हैं ना, अब देखिए, जो कि प्राकृतिक भाषा में थे, इससे ना हमारे को ना भूमिदान के प्रमाण मिले। भूमिदान क्या होता है? मतलब कि भूमि का दान जो दिया गया हो, किसी ने दिया हो भूमि का दान। जैसे कि मान लो मैंने या तुमने ही किसी को भूमि दान दिया, तो उसे अभिलेख में पहले लिख देते थे। जैसे कि अब आजकल रजिस्ट्री वगैरह होती है कि मेरा ये हो गया, मतलब कि इसको फिक्स करने के लिए इन्होंने ये मेरे नाम पे हो गया है, तो इस प्रकार से भूमिदान के प्रमाण मिले हमारे को। ठीक है, ऐसे दान प्राय राजाओं तथा सरदारों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक संस्था हो जाती है। ये जो दान थे गाइज, ये जो दान थे ना, जो मतलब कि भूमिदान, ये राजा देते थे, राजा और बड़े बड़े सरदारों द्वारा दिए जाते। और किसको दिए जाते थे गाइज? ये ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ठीक है, ब्राह्मणों तथा धार्मिक संस्था, मतलब जो मंदिर वगैरह चलाते थे उनको संस्थाओं को दिए जाते थे। और दान में दी गई भूमि के सभी संसाधनों पर दान पाने वाले का अधिकार होता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि आपको किसी ने भूमि दे दी, ठीक है, ये आपको भूमि दे दी किसी ने, आप इसको अपने नाम पे करा लोगे तो इस पर आपका ये अधिकार होगा ना गाइस, उसका तो खत्म हो जाएगा अधिकार। ठीक है, अब ये अग्रहर, ठीक है, अग्रहर क्या होता है? अग्रहर से क्या अभिप्राय है? अग्रहर ब्राह्मणों को दिए, और क्या कहते हैं इसे, जो अग्रहर वो है भूमि जो ब्राह्मणों को दान दी गई थी ना, उसे अग्रहर कहते हैं। ठीक है गाइस, शॉर्ट गाइस वेट। और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। वेट क्या करोगे आप, मैं आपको फटाफट करा देता हूँ। कुछ पॉइंट रहते हैं इंपॉर्टेंट इसके, फिर आपको और बड़े से, मतलब कि इस चैप्टर का डिटेल जानकारी दे दूंगा मैं इस चैप्टर की। और ग्रामीण प्रजा अधिकतर किसान थी, जो कि मतलब गांव के लोग थे वो अधिकतर किसान थे। राजा किसानों से बड़े बड़े करों की मांग करते थे। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि राजा उनकी जितनी फसल अधिक होती थी वो उनसे उतने अधिक कर मांगते थे। कर बड़ी कठोरता से वसूल की जाती थी। वो तो आपको नॉर्मली पता होगा कि कर कैसे ले जाते थे। ठीक है गाइस, तो इस पॉइंट को छोड़ते हैं। तो और ना जो मतलब कि करों से बचने के लिए ना कई किसान तो जंगलों में जाकर भाग जाते थे। ठीक है, जंगलों में जाकर छुप जाते थे, मतलब ये लगा लो। मनुस्मृति गाइज, ये आप नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, मतलब कि ये धार्मिक ग्रंथ है सबसे प्रसिद्ध। और ये कौन सी लैंग्वेज में? ये संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, और इसकी रचना हुई थी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच गाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये उतना बढ़िया नहीं है, बाकी छोड़ो तुम इसको।
ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे अभिलेखों में विभिन्न लोगों द्वारा दान का उल्लेख मिलता है। हमारे को अभिलेख मिले थे जो कि भूमिदान के प्रमाण थे, उसमें मतलब कि कई छोटे छोटे लोगों ने भी दान दिए थे, उनका उल्लेख मिलता है। इन्हें दानात्मक अभिलेख कहते हैं। ठीक है, दानात्मक अभिलेख किसे कहते हैं? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ छोटे छोटे अभिलेखों में दानों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें दानात्मक अभिलेख कहते हैं। ओके गाइज, अपना ये पॉइंट है, उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को क्या कहता था? श्रेणी। श्रेणी मतलब कि अलग सा एक ग्रुप टाइप का, उस टाइप का ये सेक्शन। ठीक है, ग्रुप ही लगा लो गाइज। उत्पादकों तथा व्यापारी, उत्पादक वो जो मतलब कि माल उत्पाद करते थे, और व्यापारी वो जो मालों को बाजार में बेचते थे। उन दोनों के संघ को मतलब कि इन दोनों का जो ग्रुप था उसे श्रेणी कहा जाता था। ओके गाइज, और ये श्रेणियाँ क्या करती थी? कच्चा माल खरीदेगी उत्पादक, तो उत्पादक पहले क्या करेंगे? कच्चा माल खरीद देंगे। ठीक है, फिर उसको बना देंगे अच्छी तरह से, और फिर से सामान तैयार कर बाजार में बेचेंगे। सामान तैयार करके बाजार में कौन बेचेगा? व्यापारी। ओके गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट है, शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। तो मतलब कि पहले नाम के साथ सिक्के किसने जारी किए? हिंदू यूनानी शासकों ने। ठीक है, और वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र पर शासन करते थे। और फिर ये हिंदू यूनानी शासक शासन कहाँ करते थे? दूसरे पूर्वोत्तर में, मतलब कि पूर्वी उत्तर में क्षेत्र पर शासन करते थे उपमहाद्वीप के। ओके, और गाइस आप सबसे इम्पोर्टेंट है जो वो सोने के सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? सोने के सबसे पहले सिक्के, 2 मिनट गाइस, सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो वेट करना पड़ेगा आपको गाइस। देख रहा हूँ वो दूर हो जाएगा गाइस। ओके चलो, ओके सर, डन, छोड़ो। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं शायद गाइस। सोने के सबसे पहले सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। जो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? मैंने कहा था कुषाण शासकों ने सिक्के जारी किए थे। उन्होंने सोने के सबसे पहले सिक्के जारी किए थे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके गाइस, इन सिक्कों का आकार और भार तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरानों के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के के बिल्कुल समान था। जो मतलब कि सम्राट ईरान के पार्थियन शासकों ने जारी किए थे ना, जो कि उनके समान था, लगभग बराबर था। और अशोक ने 2 उपाधियाँ धारण की थी। वो कौन कौन सी दिखा है इसमें आपको इसके बारे में बताता हूँ। अशोक ने देवानपिया तथा पियदर्शी। ठीक है, ये 2 उपाधियाँ थी जो अशोक ने धारण की थी। कई लोग करते थे, जैसे कि यहाँ देवपुत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़े शासक अपने साथ विशाल मूर्ति बनाते थे और वो कई उपाधियाँ धारण करते थे। अशोक ने भी 2 उपाधियाँ धारण की थी। वो कौन थी? देवानपी और प्रियदर्शी। और इन दोनों का अर्थ क्या था गाइस? आपको अर्थ भी तो बताना जरूरी रहेगा ना। तो इसका देवानपी का अर्थ था देवताओं का प्रिय। ठीक है, और प्रियदर्शी का अर्थ था देखने में सुंदर। ठीक है, मतलब कि अशोक देवताओं का प्रिय था और वो देखने में भी सुंदर था। ठीक है, अशोक के सिंह शीर्ष को भारत सरकार ने, मतलब जो अशोक का सिंह शीर्ष था, आप भी जानते होंगे, अशोक स्तंभ, जिसे भारत सरकार ने राज्य चिन्ह के रूप में बना रखा है, वही है ये। और ये किस चीज़ का प्रतीक है इसके बारे में बता देंगे थोड़ा सा, अगर ये क्वेश्चन आएगा। यह हमारी एकता, वीरता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। इन्हीं बातों के कारण अशोक के शीर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके गाइज, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब मैं आपको और बढ़िया से, मतलब कि और कुछ भी इंपॉर्टेंट वगैरह होगा चैप्टर में, वो आपको करवा देता हूँ खुद लिख के। ठीक है गाइज, ये बाकी बुक में से था गाइज, तो 2 मिनट। ओके, तो आइए गाइज, और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर के नोट्स वगैरह हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, चैप्टर के मतलब पॉइंट्स वगैरह हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। बाकी मैं आपको ये भी चीज़ पहले ही बता चुका हूँ थोड़े थोड़े, तो आपको ये अच्छी तरह से हो जाएंगे, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। ओके गाइज, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। पहला अभिलेख। ठीक है, अभिलेख क्या होते हैं, मतलब अभिलेख क्या होते हैं, किसे कहते हैं अभिलेख, ये सब। और अशोक के अभिलेख कहाँ मिले हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ अभिलेख क्या होते हैं, कि अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, अभिलेख गाइस उसे कहते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था, पत्थर, धातु या मिट्टी की सतह पर खुदे लेख को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या बताते हैं अभिलेख हमें ना उन लोगों के बारे में, हमें अब उन लोगों की उपलब्धियाँ, मतलब कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, और उनके क्रियाकलाप, मतलब कि कार्य वगैरह क्या करते थे, उनके बारे में विचार लिखे जाते थे अभिलेख पे। और उन पर उन पर जो विचार लिखे जाते थे, जो उन्हें खुदवाते थे, उनके बारे में विचार लिखे जाते थे। और इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा
महिला जो मतलब कि जो दान वगैरह दिए गए थे उनके बारे में हमारे को इनमें जानकारी दी गई है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में अभिलेख एक प्रकार के स्थायी प्रमाण होते हैं, जैसे कि कोई फर्रा वगैरह हो गया जो कि तुम संभाल के रखते हो, सर्टिफिकेट लगा लो इस टाइप का, उसको संभाल के रखते हो ताकि वो उससे हमारे को पता लगता है ना कि ये बंदा ये कर रखा है, ये कर रखा है इसने, ये पढ़ा, इतना पढ़ा है, ये वगैरह। उस प्रकार से वह अभिलेख होते थे, ठीक है, पहले के ज़माने में गाइस, जो कि संभाल के रखे जाते थे एक स्थायी प्रमाण के रूप में, ठीक है गाइस। और जो कि पहले जो अभिलेख थे पहले वो प्राकृतिक भाषा में थे, और अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में थे? अशोक के अभिलेख थे जो कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, ओके गाइस, ठीक है। और अशोक के अभिलेख हमारे को कहाँ से मिले गाइस, मैं आपको अब ये बताता हूँ। अशोक के अभिलेख हमारे को कई जगह से मिले हैं, जैसे कि सिद्धपुर में मिले हैं। अब आप गाइस ये पूछोगे सिद्धपुर कहाँ पर है सर, ये तो बताओ गाइस। ये सिद्धपुर मैसूर राज्य में स्थित है, ओके गाइस। कोई पूछा आपसे सिद्धपुर कहाँ पर है, तो ये मैसूर राज्य में स्थित है। और एक और जो अभिलेख है जो वहाँ क्या कहते हैं, और कहाँ से मिले हैं, और ब्रह्मगिरी में मिले हैं, ब्रह्मगिरी में हमारा मैसूर में है, ओके गाइस। और मास्की में मिले हैं, मास्की हमारा हैदराबाद के निकट है, ठीक है गाइस। और एक सासाराम बिहार का जो शाहबाद है ना जिला, उसको सासाराम कहा जाता है, ठीक है गाइस। और ये मतलब कि सासाराम कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। तो गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ओके। अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख कहाँ मिले, अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे, और ठीक है। अशोक मैंने तो बता था, ये तो नहीं बताएगा आज आपको अशोक के अभिलेख किसने पढ़ा, अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। अब ठीक है गाइस, अब आप पूछोगे जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक उत्तराधिकारी था, ठीक है, जिसने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी, ठीक है, ओके गाइस। अब मैंने आपको सब बता दिया। अब जनपद और महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे कि जनपद क्या और महाजनपद क्या, ओके गाइस। तो गाइस जनपद का क्या अर्थ है मैं आपको भी बताता हूँ, मतलब कि जनपद से क्या अभिप्राय है, मतलब कि क्या अर्थ है, जनपद किसे कहते हैं सर। जनपद से अभिप्राय ऐसे भूखंड से है, मतलब कि भूखंड मतलब कि कोई भूमि का टुकड़ा, ऐसे भूमि के टुकड़े से है गाइस, ठीक है। मतलब इसमें से ये टुकड़ा हो गया, ऐसे टुकड़े से है, मतलब कि जिस पे कोई कुल पाँव रख देता है, मतलब कि जिस पर कोई कुल बस जाता है, जैसे कि मैं यहाँ बस गया तो मतलब कि मेरा हो गया, ठीक है, ओके गाइस। और इस शब्द का प्रयोग ना, जो जनपद का शब्द का प्रयोग है, इसका शब्द प्राकृतिक और क्या कहते हैं, प्राकृतिक भाषा में तो मिलता है हमारे को, और संस्कृत भाषा में मिलता है, ठीक है गाइस। जनपद का अर्थ है, जनपद का अर्थ ऐसे भूखंड से है जिस पर कोई मतलब कि जिसके भूखंड मतलब कि जैसे कि पूरी ज़मीन है, इसमें से थोड़े टुकड़े मैंने पार हो गया, मतलब कि इस पर बस गया तो मतलब ये मेरा हो गया गाइस, ठीक है, इसे कहते हैं जनपद। अब ठीक है, महाजनपद क्या होते हैं, ठीक है गाइस। और महाजनपद क्या होते हैं, मतलब कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जैसे कि आपको इसमें 6वीं शताब्दी से रिलेटेड बता रहा था, इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ना कुछ बड़े बड़े राज्य, मतलब कि बड़े बड़े राज्य ना स्थापित हो गए थे, ठीक है। क्या कहते हैं, भारत में, उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य से स्थापित हो गए, ठीक है। और इन्हीं को जैसे कि यहाँ पे तो ये तो जनपद है, मतलब कि छोटा सा है, तो मतलब कि कोई कुल मतलब किसी वंश ने पार रख दिया उसका, तो ये इतना छोटा सा हुआ। और जैसे कि इतना बड़ा बड़ा सा राज्य है पूरा, मतलब पूरा राज्य है, तो उसको महाजनपद कहा जाता था, ओके गाइस। और इसकी संख्या कुल 16 थी, टोटल महाजनपद 16 थे, ठीक है। और इनके नाम भी मैं आपको करा दूंगा लास्ट में, ओके गाइस। अब नेक्स्ट करेंगे हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा गाइस आपको। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी वो तो आपको पता ही है, पाटलिपुत्र। और ये कब बनी थी ये सब डिटेल में आपको चर्चा बताऊंगा। और मौर्य के इतिहास और मौर्य का साम्राज्य का पतन किस प्रकार हो, ओके गाइस। मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करके बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने करी, किस प्रकार हुई, ठीक है गाइस। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपको पता है कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने करी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो होगी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र भी तो था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक। उसने मौर्य साम्राज्य में कलिंग के प्रदेश को जोड़ता, ठीक है। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना से ना जो देश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि जो इसकी स्थापना से देश में छोटे छोटे राज्य थे वो ना समाप्त हो गए थे, ठीक है। और उसकी जगह पे एक विशाल राज्य बन गया जिसको मौर्य साम्राज्य का नाम दिया गया, ठीक है। जो भी देश में छोटे छोटे राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, जैसे कि मतलब कि एक गांव वगैरह होते हैं, उनको गांव को सारे मिक्स करके एक नाम दे देता था उसे, उस प्रकार से। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व देश में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले देश में अनेक छोटे छोटे राज्य थे और जिनका ना कोई इतिहास भी नहीं था, इस कारण इसको मौर्य साम्राज्य की स्थापना की,
ठीक है। और जैसे कि वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, फिर वो मतलब कि उदय होने लग गया, मतलब विकास होने लग गया उनका। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना से भारत का बाहरी संसार के साथ गहरा संपर्क स्थापित हुआ, मतलब कि बाहर से वस्तु मंगवाना वगैरह ये सब संपर्क स्थापित हो गया। और जैसे ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, उससे ही भारत में विदेशी सत्ता का अंत हो गया। ओके गाइज, अब आपको मैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी बताता हूँ। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। गाइस छोड़िए, पहले पाटलिपुत्र को छोड़ते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ। मौर्य के राज्य विस्तार की जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई? मौर्य के राज्य विस्तार की जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से प्राप्त हुई। और जो अशोक के अभिलेख थे कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी और ख्रोष्ट लिपि में थे। और इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और उसके अधीन मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? मैंने आपको पहले ही बताया था, पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व वगैरह में था। मैं आपको सब बताता हूँ। पश्चिम अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में तो असम तक विस्तृत था, और पश्चिम में अफगानिस्तान। और इसका उत्तर दक्षिणी विस्तार कश्मीर से कर्नाटक था, मतलब कि उत्तर में कश्मीर से और दक्षिण में कर्नाटक तक था, ठीक है। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र अशोक ने इसमें कलिंग के प्रदेश को सम्मिलित किया। मैं आपको कलिंग युद्ध के बारे में बताऊंगा गाइस अभी लास्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो बिंदुसार, एक और पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, उसकी ना किसी विजय का प्रमाण नहीं मिलता। और चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि ना किलेबंद तथा सुरक्षित थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र, और जिसको ये 34 शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी थी। इससे पहले सर गाइस उसकी राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी मगध थी गाइस। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मौर्य का इतिहास, शायद गाइस मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बता दिया। मौर्य का इतिहास भी अभी बताता हूँ गाइस 2 मिनट में। और फिर इसके पतन के बारे में इसकी चर्चा करेंगे, इसका पतन किस प्रकार से। ओके गाइस, तो मतलब कि ये इतिहास, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमारे को किस प्रकार से पता चलता है, ये बताऊंगा मैं आपको गाइस। 2 मिनट गाइस, पानी पी लूँ मैं। मौर्य कला की जानकारी देने वाले स्रोतों में मैगस्थनीज के बारे में आपको बताऊंगा मैं अभी। मैगस्थनीज ने इंडिका, मतलब अपनी एक पुस्तक लिखी थी मैगस्थनीज की इंडिका, जो मौर्य साम्राज्य के मार्ग को इतिहास के बारे में बताती है। उसमें मैगस्थनीज की इंडिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की शासन प्रणाली का सुंदर वर्णन है, ठीक है। और एक कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं। ओके गाइस, इसमें क्या कहते हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मौर्य काल की शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है, ठीक है। दोनों से हमारे को शासन प्रणाली की जानकारी मिलेगी, इंडिका और अर्थशास्त्र से, मैगस्थनीज और कौटिल्य, ठीक है। और विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, मतलब कि ये भी एक अभिलेख है जिससे हमारे को इसका पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश से किस प्रकार विजय प्राप्त किया, ठीक है। और जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अनुसार भी क्या कहते मौर्य राजा, क्या कहते हैं, जो जैन धर्म के वो थे ना राजा, उन्होंने ना उसको क्या कहते हैं मौर्य साम्राज्य को फैलाने के लिए ना उस पर धन वगैरह खर्च करा। और अशोक के अभिलेख से मौर्य कला के इतिहास का जानने में हमारे को सबसे ज़्यादा सहायता किससे मिली? हमारे को अशोक के अभिलेख से। ओके, अब आप चर्चा करेंगे हम गाइस मौर्य साम्राज्य का पतन, कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ। गाइस मौर्य साम्राज्य का पतन, तो आप जाहिर सी बात है कि एक राज्य का पतन किस प्रकार से होगा, जब उसके शासक कमज़ोर होंगे और उसके क्या कहते हैं गाइस 2 मिनट, चलो मैं आपको अभी सोच लेता हूँ पहले ढंग से, फिर मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। ओके गाइस, तो मैंने अब सोच लिया है और मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है गाइस, कि मौर्य साम्राज्य का के पतन किस प्रकार से हुआ। अयोग्य अधिकारी, मतलब कि कमज़ोर उत्तराधिकारी, जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे ना वो सारे कमज़ोर थे। अशोक था जो कि पहले शक्तिशाली था। अशोक के बाद, मरने के बाद, मतलब कि जो राज्य था ना उसकी देख रेख दशरथ और संपत्ति जैसे बूढ़े राजाओं के हाथों में आ गई। तो जैसे कि भाई साहब, जब वो राजा कमज़ोर होंगे तो मतलब कि बाहर से लोग आक्रमण तो करेंगे और ना ही राजा ढंग से शासन चला पाएगा, तो इससे उसका पतन हो गया। और विस्तृत साम्राज्य, मतलब कि फैला हुआ साम्राज्य था एक काफ़ी। मौर्य साम्राज्य जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे प्रदेश को सम्मिलित करके उसे बड़ा बना लिया गया था, तो फैल गया काफ़ी। तो जैसे कि उसको पता लगा कि वो वहाँ के राजा कमज़ोर है, तो मतलब कि लोग वहाँ पे आक्रमण करने लगे होंगे और जिससे राजा बचा नहीं पाया होगा, तो इससे उसका पतन हो गया, ठीक है। और आंतरिक विद्रोह, गाइस इसका एक महत्वपूर्ण कारण है आंतरिक विद्रोह। अशोक की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह आरंभ हो गया, ठीक है। अनेक प्रांत गवर्नर ने अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया, फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य इधर उधर बिखर गया। ओके गाइस, और धन का अभाव, सबसे मेन बात धन का अभाव, मतलब धन की कमी। राज्य चलाने के लिए धन का बड़ा महत्व होता है, परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना सब कुछ लगा दिया था,
तो इसके लिए उसके बाद धन, उसका राजकोष सारा खाली हो चुका था। तो गाइस धन का अभाव और क्या कहते हैं गाइस, और सैनिक शक्ति की कमी। कलिंग युद्ध के पश्चात में ना अशोक ने युद्ध नहीं करने का निश्चय किया, जो मतलब कि कलिंग में तो विजय तो हो गया था, फिर अशोक ने ना युद्ध ना करने का निश्चय किया कि वो लड़ाई झगड़े बंद कर देगा। और उसने सैनिक शक्ति बढ़ाने की हो तो फिर ध्यान कौन देगा, जब उसने सोच लिया कि भाई मैं लड़ाई नहीं करूँगा तो सैनिक शक्ति कौन बढ़ाएगा, इसलिए उसने ध्यान देना छोड़ दिया। और परिणाम स्वरूप मैं उसकी सैनिक ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हो सकी, मतलब कि युद्ध कैसे लड़ते हैं उसके बारे में उसको शिक्षा नहीं मिल सकी। ठीक है गाइस, इससे सैनिक शक्ति उसकी कम हो गई और कमज़ोर हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइस वो है विदेशी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य को मतलब कि मौर्य साम्राज्य को कमज़ोर होता देखकर विदेशियों ने भी आक्रमण करने भारत के सीमांत प्रदेशों में आक्रमणकारी करने जारी कर दिए, जिससे मौर्य वंश का क्या हुआ, धीरे धीरे अंत हो गया। और ब्राह्मणों की शत्रुता। गाइस ब्राह्मणों की शत्रुता कैसे हुई, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का शिष्य बन गया, अनुयायी बन गया। तो ब्राह्मण लोगों ने सोचा ना कि अशोक के मन में ना भाई बौद्ध धर्म के प्रति वो काफ़ी वो हो रहा है कि मतलब वो उसके प्रति मतलब कि ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब कि कैसे गाइस मैं आपको कैसे बताऊँ, समझ नहीं पा रहा। चलो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बौद्ध ब्राह्मणों के शत्रु। अशोक के समय में हिंदू धर्म काफ़ी पतन हुआ। ब्राह्मण ना इस बात को सहन नहीं कर सके और वे मौर्य वंश के तुरंत विरुद्ध हो गए, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के ना प्रचार पे काफ़ी धन वगैरह लगाया और उसने हिंदू धर्म के निंदा कर दी होगी। तो गाइस इसलिए और अतः मौर्य वंश के ना एक अंतिम शासक का एक ब्राह्मण सेनापति ने वध कर दिया। जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसका ब्राह्मण सेनापति ने वध कर दिया। इस प्रकार मौर्य वंश का पूरी तरह से पतन हो गया। गाइस ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। इतिहास बताया आपको, मैंने राजधानी बताई पाटलिपुत्र, और पहले इसकी राजधानी मगध थी। ठीक है गाइस, और ये मैंने पतन बता दी। तो गाइस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपको बताऊंगा दूसरी उपसमिति, क्योंकि उसकी पहले तो वहाँ पे एक उपसमिति थी। ठीक है, उपसमिति मतलब कि मैंने जो आपको बताया था मैनेजर, वो हेड जो भी था बैंक का वगैरह वगैरह का, मतलब कि एक हेड था और उसके नीचे अंडर में 6 मैनेजर थे। मैनेजर ही लगा लो, मतलब 6 काम करने वाले थे। तो उसमें से दूसरी 2 थे, जो सेकंड नंबर का था ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो गाइस उसके बारे में बताऊंगा कि मतलब वो महत्वपूर्ण क्यों था, मतलब कि वो क्या कार्य करता था जिसके कारण वो महत्वपूर्ण था। ओके गाइस, तो गाइस मैं बताता हूँ मौर्य साम्राज्य की जो दूसरी उसका कार्य क्या था। मौर्य साम्राज्य की दूसरी उपसमिति जो वो यातायात तथा खान पान का संचालन करती थी, इसलिए वो महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ठीक है, और इसके लिए ना उसको मतलब कि इस संबंध में उसको बड़े सारे कार्य करने पड़ते, जैसे कि उपकरण, जैसे कि कोई भी सामान आता था उसको ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करेगी उपसमिति, और सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी, और चारे कर जानवरों के लिए चारों की प्रबंध करेगी, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक रखेगी, और शिल्पकारों को नियुक्त करेगी। ओके गाइस, तो मतलब कि सेकंड जो उपसमिति थी, दूसरी उपसमिति, उसका ये कार्य था। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे संगम ग्रंथ। संगम ग्रंथ क्या थे। ओके गाइस, गवर्नमेंट गाइस मैं भी बोलते बोलते थक गया हूँ, तो पानी पी लेता हूँ। तो गाइस संगम ग्रंथ क्या थे। संगम ग्रंथ आपको शॉर्ट बताऊंगा। संगम ग्रंथ वो क्या थे, संगम ग्रंथ तमिल भाषा के ग्रंथ थे। ये क्या थे, ये तमिल भाषा के ग्रंथ थे। ठीक है गाइस, संगम ग्रंथ तमिल भाषा के ग्रंथ थे। ठीक है, मतलब ये लगा लो कि एक प्रकार की एक कविताएं थी। ठीक है, जिससे हमें पता चलता था कि तमिलकम क्षेत्र में सरदार ने अपने स्रोतों का संकलन किस प्रकार से और वितरण किस प्रकार से किया हुआ है। ओके ठीक है गाइस, कि मतलब वहाँ पे जो स्रोत वगैरह मतलब कि तमिलकम सरदारों ने अपने क्षेत्र में ना बंटवारा किस प्रकार किया हुआ क्षेत्रों का। ठीक है, अब गाइस हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति। गाइस मनुस्मृति ना आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, मतलब कि धार्मिक ग्रंथ है सबसे प्रसिद्ध मनुस्मृति। ठीक है गाइस, और यह कौन सी लैंग्वेज में है गाइस, आपको पता है। ये गाइस ये है संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, और इसकी रचना हुई थी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। ठीक है, और इसमें ना राज्यों को ये सलाह जाती है कि भूमि संबंधी झगड़ों से बचने के लिए ना कि अपनी सीमाओं की गुप्त पहचान ना करो, मतलब कि सीमा के बाहर ना, जैसे कि उसका बड़ा सा राज्य है तो सीमा के बाहर ऐसी पहचान लगा दो जिसको कोई पहचान ना पाए, ताकि और वहाँ पे कोई अंदर ना आ सके। इससे पहचान हो जाएगी राजा को कि मैंने यहाँ पे कुछ सामान वस्तु काट रखी है, जो कि मतलब ऐसी वस्तु काट जो कि समय के साथ नष्ट ना हो। इससे प्रकार इससे पता चल जाएगा ना कि, और इसमें राजा को क्या सलाह दी जाती थी, मैंने राजा की सलाह के बारे में आपको बता दी है गाइस। तो अब हरिसेन कौन था, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया था अभिलेख में। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। ठीक है, उसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में इलावा स्तंभ लेख लिखा था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी सर गाइस इसने, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद स्तंभ के नाम से विख्यात मतलब कि फेमस है। और ये कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। ठीक है,
और गाइज ये पेरिपल्स का अर्थ क्या है, मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था नहीं गाइज। ये क्या है कि पेरिपल्स का अर्थ क्या है, पेरिपल्स क्या था। और ये गाइज ये पेरिपल्स का अर्थ है समुद्री व्यापार। ये ना गाइज समुद्री पेरिपल्स का अर्थ है समुद्री, मतलब समुद्री व्यापार की, मतलब कि वहाँ पे पहले समुद्री व्यापार की, समुद्र के माध्यम से जो व्यापार होता था ना, उसे पेरिपल्स कहा गया था। पेरिपल्सी ऑफ एर्थियन सी, इसकी रचयिता में ना, मतलब कि इसमें ना एक इसके क्या कहते हैं, एक पुस्तक भी लिखी गई है इसके ऊपर, पेरिपल्स ऑफ एर्थियन सी, जिसका लेखक ना एक समुद्री यूनानी था, यूनानी समुद्री यात्री था। ठीक है गाइज, उसने ना इसके इसमें पता क्या लिखा है, समुद्र द्वारा जो व्यापार होता था ना भारत के, वो क्या कहते हैं, विदेशों के साथ व्यापार होता था, समुद्र के द्वारा किया जाता था, उसका वर्णन किया गया गाइज इसके अंदर। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट है मुद्रा शास्त्र, मतलब कि मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है, मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, और मैंने आप पे सोना और सिक्का क्यों लिख रखा है, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा गाइज। तो मुद्रा शास्त्र क्या है, ठीक है। मुद्रा शास्त्र से अभिप्राय गाइज सिक्कों के अध्ययन से, मतलब जो सिक्के को अध्ययन करते हैं, मतलब कि उसका, मतलब कि इस पे जो जैसे कि सिक्के हैं, इस पे कौन सा सन है, चित्र वगैरह है, उसके अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे इनमें मिलने वाले चित्रों पर तथा लिपि कौन सी लिपि भाषा में लिखी गई हैं, और मतलब कि कौन सी धातु है, उसका अध्ययन शामिल है, जिसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सोने मैंने क्यों लिखा है, मतलब कि यहाँ पे सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए थे, और सिक्के नॉर्मल सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ओके गाइज, मैंने आपको ये बता दिया मुद्रा शास्त्र। और ये कालिदास, मतलब कि कालिदास कौन थे, कालिदास पर नोट लिखते चलो हम गाइज। ठीक है, कालिदास संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे गाइज। कालिदास संस्कृत भाषा के, सॉरी मैंने कैमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो मैं बताता हूँ कालिदास कौन थे। कालिदास संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। वह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ठीक है गाइज, वह समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, उन्होंने बहुत से नाटकों की रचना की, नाटकों तथा कविताओं की रचना की। उनकी फेमस है रघुवंश थी, और कुमार संभव थी, और शकुंतला थी। ठीक है, आदि उनकी कोई उम्र रचना है गाइस। और उन्होंने उनका नाटक है शकुंतला नाटक है उनका, जो कि संसार में बहुत ही फेमस है। ओके गाइस, और हम नेक्स्ट करेंगे मैगस्थनीज। और मैंने यहाँ इंडिका क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ओके गाइस, तो मैगस्थनीज के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि मैगस्थनीज कौन था, उसने क्या करा, मतलब कि कहाँ पर आया था मैगस्थनीज। तो गाइस सुनिए, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के, मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी में आया था। ठीक है, और वह चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी राजधानी में आया था, पाटलिपुत्र में। कब आया था, 302 ईसा पूर्व में। ठीक है, वो ना यहाँ पर 5 वर्ष रहा, मौर्य वो मैगस्थनीज पाटलिपुत्र में 5 वर्ष रहा, मतलब कि 302 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। मतलब कि उसने इन 5 वर्षों में जो कुछ सुना, देखा, महसूस किया, और मतलब कि उसका उसने वर्णन ना इस पुस्तक में कर दिया। मतलब कि जो भी देखा वगैरह उसके अनुसार ना, मतलब जो उसने पुस्तक में लिखा उसके अनुसार कि भारतीय समाज ना 7 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण थे जो, उनको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, मतलब कि उच्च स्तर का स्थान प्राप्त था। और लोगों का मुख्य वजह जैसे नॉर्मल था, जैसे कि यहाँ पे होता है गेहूँ, फल, चावल, दूध। और लोग जैसे कि जब कोई बड़ा बड़ा त्योहार वगैरह आते थे, वहाँ पे लोग दारू वगैरह पीते थे, मतलब कि मदिरा पान भी करते थे, उन्हें कहते थे। और उसका मुख्य व्यवसाय कृषि था, मतलब कि कृषि काफ़ी उन्नत थी, मतलब कि राजा भी उनका साथ देते थे कृषि में। तो और सिंचाई का प्रबंध खुद राज्य करता था। ठीक है, और कुछ लोग व्यापार भी करते थे। व्यापार कौन सा, क्या, वस्त्र बनाने का उद्योग काफ़ी उन्नत था। ठीक है, 2 मिनट गाइस। पाटलिपुत्र नगर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ठीक है, और मैगस्थनीज के अनुसार ना चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नगर के शासन प्रबंध के लिए 30 सदस्यों की समिति बनाई हुई थी, जो मैंने बताया था आपको समिति। और वो यह समितियाँ ना 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटी हुई थी। ठीक है, और पहला बोर्ड, मतलब कि इनका कार्य वगैरह है, बताऊँ तो गाइस कमेंट कर देना। तो आप छोड़, मैं आपको बताता हूँ कमेंट क्या करोगे छोटा सा। पहला बोर्ड था जो शिल्पकारों के हितों की रक्षा करता था। दूसरा बोर्ड विदेशियों के हितों की रक्षा करता था। तीसरा बोर्ड जन्ममरण का ब्यौरा रखता था। चौथा बोर्ड का कार्य व्यापारियों के लिए नियम लागू करना था। पाँचवें बोर्ड का जो माल तैयार करते थे व्यापारी, उसका निरीक्षण करना था, जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्रीज में भी होता है। और छठे बोर्ड का कार्य बिक्री कर एकत्रित करना था, मतलब कि नगर की शिक्षा वगैरह, जो अस्पताल वगैरह की देख रेख, वो सारे मिलकर करते थे। ओके गाइस, तो मैगस्थनीज की इंडिका होगी, मैगस्थनीज हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे कौटिल्य।
ये रहा कौटिल्य गाइस, ठीक है। कौटिल्य कौन था? अरे कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। ओके गाइस, कौटिल्य कौन था मैं आपके इसके बारे में बताऊँ। कौटिल्य का मतलब कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मतलब कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य ने की थी। मैंने आपको जैसे कि बता दिया यहाँ पे कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। कौटिल्य एक बहुत बड़ा विद्वान था और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगर आपसे कोई पूछे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, कौटिल्य, मतलब कि कौटिल्य की जगह आप चाणक्य भी कह सकते हो। और यह है बिहार से था। ओके गाइस, चाणक्य बिहार से था। चाणक्य कौटिल्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और इसने इस ग्रंथ में प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया। मतलब कि इसमें ना उसने प्रशासन का सिद्धांतों का वर्णन किया कि इस ग्रंथ का भारतीय इतिहास में तो बहुत महत्व है गाइस। और यह ग्रंथ मौर्य साम्राज्य का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। और इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध था, चंद्रगुप्त मौर्य का चरित्र कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये ना मौर्य साम्राज्य के समाज के बारे में भी समाज के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देता है, ठीक है गाइस। तो मतलब ये ख़त्म हो गया। तो हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ गाइस, तो वेट करिएगा 2 मिनट तक। मैं कॉपी का पेज पलट लेता हूँ गाइस। बस अब कुछ नहीं, कुछ सम्स पॉइंट रहते हैं, यही 2-4 है। जो अशोक के धर्म गाइस, ठीक है, अशोक के धर्म। 2 मिनट, ये वरना आपको दिखेगा नहीं तो दिक्कत नहीं हो जाएगी गाइस। सो अब दिख रहा होगा ना? हाँ गाइस, ओके। अशोक के धर्म, और ठीक है गाइस, अशोक के धर्म क्या थे? अशोक ने ना अपनी जनता के नैतिक उत्थान मतलब कि भले के लिए लोगों के सामने कुछ नैतिक नियम रखे थे। अशोक ने अपनी जनता के भले के लिए कुछ नियम रखे थे और इन्हीं नियमों के ग्रुप को मतलब कि समूह को धर्म कहा जाता है, ठीक है गाइस। और इसके धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। अब इसके धर्म के सिद्धांत क्या थे? वही जैसे कि नॉर्मली किसी के होंगे, बड़ों का आदर करो, छोटों का सम्मान करो। ये 2 पॉइंट तो गाइस ये हो गई। और मैं आप 2-4 पॉइंट और बता देता हूँ गाइस। इससे अगर ये 5 नंबर में भी आए तो आप कर सकते हो। अहिंसा पहला मेन पॉइंट है गाइस इसका, अहिंसा। अशोक के धर्म का जो मेन पॉइंट है वो है अहिंसा। अशोक के धर्म में अहिंसा पर बल दिया गया, ठीक है। अशोक के धर्म में क्या गया? अहिंसा पर बल दिया गया था। उसके अनुसार ना मतलब कि किसी भी प्राणी वगैरह को दुख नहीं देना चाहिए। और पाप रहित जीवन, इसका एक पॉइंट आप बना सकते हो। मैंने अपनी तरफ से बनाया ये बाकी मनुष्य को पाप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या क्रोध में आकर ना वो कुछ से कुछ कर देता है। अर्दान अशोक के धर्म के अनुसार क्या कहते हैं, दान का बहुत महत्व है, ठीक है। इस धर्म में ज्ञान के प्रसार को सबसे बड़ा दान माना गया है। दान तो आप गाइस समझते हो गए। ये मैं पॉइंट ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, आप दान तो समझते ही हो। और सच बोलना, ठीक है, मनुष्य को झूठ बोलने से बचना चाहिए, ठीक है, हमेशा उसे सच बोलना चाहिए। ये नॉर्मल ऐसी बात है, छोटे छोटे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अशोक के धर्म के सिद्धांत है। ओके गाइस, सहनशीलता, अशोक के धर्म के अनुसार सभी धर्म बराबर हैं और हमें सभी धर्म का पालन करना चाहिए। सच्चे रीति रिवाज, मतलब उसने किसी धर्म के बारे में घोर निंदा वगैरह नहीं की, उसने कहा कि सभी का पालन करो, अपने अपने ढंग से करो। सच्चे रीति रिवाज, मनुष्य को सदाचारी जीवन बिताना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। कर्म सिद्धांत, अशोक के अनुसार हम सबको अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। ओके गाइस, हो गया। अब ये बौद्ध धर्म को फैलाना, मतलब कि अशोक ने बौद्ध धर्म को किस प्रकार फैलाया। अशोक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी था, मतलब इसने बौद्ध धर्म को किस प्रकार फैलाया अशोक, ठीक है। अशोक ने गाइस को कब फैलाया बौद्ध धर्म को? कलिंग युद्ध की विजय के बाद। अशोक ने कलिंग युद्ध के विजय के बाद महाराजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना मतलब प्रचार के लिए अपना तन मन सब कुछ लगा, मतलब कि सब कुछ, दिन रात का चैन नींद वगैरह सब कुछ बौद्ध धर्म के ऊपर उठा दिया उसने, लगा लो। उसने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका उसने स्वयं खुद पालन करा, पहली बात तो ये। और उसने इस धर्म के नियमों को ना स्तंभ और शिलाओं पर खुदवाया, मतलब कि पहाड़ों की गुफाओं, पहाड़ में जो गुफाएं होती थी और स्तंभ वगैरह बनवा के उस पर खुदाया। और ये नियम कौन सी भाषा में खुदवाया गया? ये नियम आम बोलचाल की भाषा में खुदवाया गया, ठीक है, ताकि जो साधारण आम लोग हैं इसे आसानी से पढ़ सके। उसने अनेक स्तूप बनवाए, स्तूप मतलब स्टैचू वगैरह बनवाए जो बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र बने, ठीक है। और उसने
बौद्ध भिक्षुओं की आर्थिक सहायता की, मतलब कि पैसे दे के मदद करी, मतलब कि उनके जीवन को सुधारा। बौद्ध धर्म के जो भिखारी भिक्षु थे, भिखारी मतलब उसने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा की, खुद भी उसने बौद्ध धर्म का जहाँ तीर्थ स्थान है वहाँ की यात्रा की। और अशोक का एक पुत्र और एक उसकी पुत्री थी। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था उसने ना, और उसकी पुत्री थी संघमित्रा। और उन दोनों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना, अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और इस प्रकार बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन गया। ठीक है, इसको विश्व धर्म बना दिया गया। ये तो आपका हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कनिष्क कौन था। ठीक है, कनिष्क के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है गाइस, कनिष्क के बारे में 2 मिनट गाइस मैं आपको बताऊंगा। कनिष्क पर मानो आपके पेपर में आ जाता है कि कनिष्क पर एक नोट लिखें, तो गाइस कैसे लिखेंगे तो आपको बताता हूँ। कनिष्क कुषाण वंश का एक सबसे प्रसिद्ध राजा था। ठीक है गाइस, कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा। वह लगभग 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कनिष्क 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और उसने पुरुषपुर को राजधानी बनाया। कनिष्क की राजधानी का नाम पुरुषपुर। और कब बनाया? 78 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा, उसने उसको पुरुषपुर को राजधानी बनाया। वह एक महान विजेता था। ठीक है, उसने उज्जैन, मथुरा, पंजाब के शक क्षत्रपों के चीन के शासकों को हराकर ताशकंद, यारकंद और खोतान के प्रदेश अपने राज्य में लगे। कनिष्क पहले सूर्य का उपासक था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, कनिष्क जो पहले था वो सूर्य की पूजा करता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का शिष्य बन गया। उसके समय में बौद्ध धर्म की नई शाखा, बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड था, महायान और हीनयान। ठीक है, उसके समय में बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उदय हुआ। मतलब कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का नई शाखा का उदय हुआ, महायान, जिसको महायान कहा जाता है। हीनयान उसकी पुरानी शाखा। उसने इस नई शाखा का खूब प्रचार किया। कनिष्क को कला और साहित्य से बड़ा प्रेम था। ठीक है, तो इतना तो लिख दोगे तो बहुत गाइस। 5 कितने 2-4 नंबर का आया, 3 नंबर का आया तो बहुत है 4-3 नंबर के लिए गाइस। तो अब ये हो गया हमारा। अब ये लिखेंगे हम अशोक। अब अश्वघोष, सॉरी गाइस पढ़ने में मिस्टेक होगी। अश्वघोष कौन था, इस पर नोट लिखे अगर ऐसा आता है तो। अश्वघोष एक उच्च कोटि का विद्वान था। ठीक है, बौद्ध परंपरा के अनुसार 2 मिनट सर्दी भी हो गई मेरे को गाइस, तो कोई बात नहीं, चलो आपको पढ़ा कंप्लीट कर देता हूँ चैप्टर को। अश्वघोष एक उच्च कोटि का विद्वान था। ठीक है गाइस, अश्वघोष कौन था? उच्च कोटि का विद्वान था। बौद्ध परंपरा के अनुसार पाटलिपुत्र को विजय करने के पश्चात, मतलब कि अश्वघोष ने पाटलिपुत्र को विजय करा था। ठीक है, पाटलिपुत्र को अशोक से विजय प्राप्त की होगी इसने या किसी और से। बौद्ध परंपरा के अनुसार पाटलिपुत्र को विजय करने के पश्चात कनिष्क, ठीक है, मतलब कि बता रहा है, मतलब कि बौद्ध परंपराओं के अनुसार पाटलिपुत्र को कनिष्क ने तो विजय कर लिया था। और वह कनिष्क ना धन लेने, अश्वघोष पहले ना पाटलिपुत्र में था, और वो ना कि धन लेने के स्थान पर, मतलब कि वो जीत गया तो मतलब कि लूट लेगा राज्य को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कनिष्क धन लेने के स्थान पर ना इस विद्वान को अपने साथ ले गया था। ठीक है, अश्वघोष को, कौन? कनिष्क, ये इसको अपने साथ अपने वहाँ ले गया था। कहाँ पर? पुरुषपुर अपनी राजधानी ले गया था। ठीक है, अश्वघोष को अपने साथ ले गया। इतिहासकार फिलजोट के अनुसार अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मतलब कि जो इतिहासकार एक फिलजोट, उसने बताया है कि अश्वघोष ने ही कनिष्क को बौद्ध धर्म के साथ जोड़ा। ठीक है गाइस, और बौद्ध धर्म की 4थी महासभा का आयोजन भी कनिष्क ने किया था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है गाइस, और मतलब कि इसका आयोजन तो हो गया, फिर इसके क्या कहते हैं, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी तो होंगे। इसके अध्यक्ष पता है किसको बनाया गया? जो अश्वघोष का गुरु था। अश्वघोष का गुरु कौन था? अश्वघोष का गुरु कौन था गाइस? मैं आपको लिखना छोड़, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। वसुमित्र अश्वघोष का गुरु था। ठीक है, वसुमित्र, गुरु ऑफ अश्वघोष। ठीक है, और इसको अध्यक्ष बना दिया गया था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है गाइस, मैंने अध्यक्ष गलती लिख दिया यार, जिसको ऐसे करना था। ठीक है, अध्यक्ष, चलो इसे काट ही दो आप। और अश्वघोष को उपाध्यक्ष बना दिया गया। ओके गाइस, लिख दो क्या आप ये ब्राह्मी और ख्रोष्ट लिपि का अर्थ किस प्रकार से लिखा। पहले तो हम पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि का अर्थ किस प्रकार से लिखा। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषा में प्रयोग होने वाली लिपि लगभग सभी मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। मतलब कि जो आधुनिक अभी प्रयोग होती है उनमें सभी मूल मतलब कि मेन यही है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने
भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू कर दिया। जो मतलब कि 8वीं शताब्दी के अंत में, मतलब कि लास्ट में, जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भारत के जो पंडित थे उनकी सहायता से ना बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने अनेक अक्षरों की तुलना प्राचीन अक्षर के नमूने से की, मतलब जो उसमें लिखे गए थे ना अक्षर वगैरह, उसकी तुलना जो नए अक्षर थे उनसे की। ठीक है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह बताया कि ये अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं। जो मतलब कि अभी तुलना कर रहे थे, जैसे कि पंडित वगैरह तुलना कर रहे थे, वो उनको लगा कि संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि जो प्राचीन जो पहले के अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। फिर भी कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के एक परिश्रम के बाद 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला। ठीक है। मैंने आपको ब्राह्मी लिपि का अर्थ समझा दिया, कब निकला, किसने निकाला। ठीक है। अब आपको बताऊंगा खरोष्टी लिपि का को कैसे पढ़ा गया या किसने अर्थ निकाला। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि को पढ़े जाने की कहानी काफ़ी रोचक मानी जाती है गाइस। इस कार्य में यहाँ शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है गाइस। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वान ने अक्षरों का मेल कराया, जैसे कि आगे मान लीजिए किसी को हम लिखने के लिए अपोलोडोट्स का नाम लिखने के लिए मान लीजिए आ प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। मतलब कि आ लिखा जाता है, क्योंकि प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेखों की भाषा की पहचान प्रकृति के रूप में की थी, इसलिए लंबे समय तक आधुनिक अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया था। ओके गाइस, आपको समझ नहीं आया होगा। उन्होंने ना कि मान लो अपोलोडोट्स का नाम लिख दिया था। ठीक है गाइस, क्योंकि ना उसने खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेखों की भाषा का पहचान प्राकृतिक के रूप में कि वो ना प्राकृतिक भाषा मान के चल रहे थे उसको। ठीक है गाइस, तो आप इसको ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल आई बताऊँगा। पहले से पहले यहाँ मैंने आपको बताया था कि इसमें एक सीक्रेट है। तो गाइस ये सीक्रेट क्या है, मैं आपको इस सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने लिख रखा है सरप्राइज इन एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस वीडियो का एंड होने वाला, तो सरप्राइज़ क्या है। सरप्राइज़ गाइस, जैसे कि मेरी हर वीडियो में लास्ट में सरप्राइज़ होता है, तो गाइस मैं आपको इस सरप्राइज़ के बारे में बताऊँगा। सरप्राइज़ क्या है, अनदर गिव वे। क्या गाइस, अनदर गिव वे। अनदर गिव वे किस चीज़ का गिव वे गाइस, गैस करो। नहीं कर पाओगे तो गाइस गिव वे है ये, अनदर गिव वे ऑफ ऑल बुक ऑफ क्लास 12, ऑल एनसीईआरटी क्लास 12, ऑल एनसीईआरटी बुक क्लास 12। ओके गाइस, वो भी ह्यूमैनिटीज़, मतलब कि जो जिससे आप वो करते हो। मेरे को पता है कि ये वीडियोस तो खाली ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे देखते होंगे, तो गाइस तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए ही रखते हैं हम इसको, ह्यूमैनिटीज़। ओके गाइस, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए होगी ये गिव वे हो गया। ठीक है। अगर बाकी दूसरे बच्चे वॉच कर रहे हैं तो इनके लिए भी है कि ऑल एनसीईआरटी तुम्हारे को फ्री मिलेगी, फ्री, अगर तुम इस गिव वे में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सोचोगे तो हाउ टू पार्टिसिपेट ऑन दिस गिव वे। ठीक है, बस तुमने करना कुछ नहीं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ओके गाइस, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है गाइस 7027। जैसे कि आपने पहले मेरी वीडियो वॉच करी होगी, उसमें मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी थी कि किस प्रकार से गिव में पार्टिसिपेट किया जाए। लेकिन फिर मैं, क्या पता आपने पहली वीडियो ना देखी हो, तो मैं अगेन नेक्स्ट सेकंड वीडियो में बता देता हूँ कि हाउ टू पार्टिसिपेट ऑन दिस गिव वे। गाइस तुमको करना कुछ नहीं है, बस जैसे कि कई लोग गरीब बच्चे होते हैं जो कि बुक परचेज नहीं कर पाते हैं, मतलब या बुक अरेंज नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे या जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट हो और वो उनके फादर मदर पढ़ा नहीं सकते हो, तो वो बुक अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो गाइस ऐसे बच्चे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे जिनको मतलब कि जो बुक परचेज नहीं कर पाते हैं, ऐसे बुक के बच्चे मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट। और गाइस अगर ऐसे 10 लकी विनर्स हो गए जिनको फुल सेट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगी ह्यूमैनिटीज़ की,
ठीक है। और ऐसे 10 लकीज होंगे जिनको ओनली हिस्ट्री, 10 लकी स्टूडेंट्स, LUCKY गाइज, 10 लकी स्टूडेंट win set of all NCERT class 12th। ओके गाइज, और जो अनदर स्टूडेंट्स हैं, चांस टू विन क्या है, क्या विन करेंगे वो, हिस्ट्री 12th। ओके गाइस, क्लास 12th की हिस्ट्री। ठीक है गाइस, ये हो गई गिव वे। और गाइस वीडियो को कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है गाइस, क्या पता आप भूल जाओ वीडियो देख के। अगर जिसने लास्ट तक वीडियो वॉच करी तो उसकी मुझे उसको पता है कि पार्टिसिपेट कैसे करना है गिवे में। और ये मत करना कि गाइस जैसे कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो और फिर वो कमेंट करते हैं हाँ भैया हम हमारा बुक परचेज नहीं कर सकते, ये वो कुछ से कुछ बता के, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो कर देते हैं। तो गाइस प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा और उन बच्चों को सपोर्ट कीजिए जो खुद पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बुक परचेज नहीं कर पाते हैं गाइस। ओके, क्योंकि हम हमारे स्पोर्ट्स है वो पढ़ लिख के कुछ अच्छे अधिकारी बनते तो हमारे को भी दुआ देंगे और आपको भी दुआ देंगे। तो गाइज़ इस वजह से मैं गाइज़ यहाँ फ्री पढ़ा रहा हूँ। अगर पढ़ाना होता मैं आपको पेड कोर्सेज़ के साथ भी पढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको पेड कोर्सेज़ के साथ पढ़ाऊँगा। मैं ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि एक सर हैं, कई सर हैं जो हमारे को फ्री पढ़ाते हैं, तो गाइज़ मैं उनमें से नहीं, लेकिन वो कुछ पेड भी रखते हैं। गाइज़ मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि गाइज़ मैं आपको इसमें कुछ भी पेड नहीं रखूँगा और जब तक पढ़ाऊँगा फ्री पढ़ाऊँगा तुम्हारा। गाइज़ चाहे जो मेरा खर्चा आता है गाइज़ में बहुत काफ़ी, पहले वीडियो शूट करनी पड़ती है, फिर इंटरनेट का खर्चा, फिर टेक्निकल टीम को देना पड़ता है काफ़ी। तो गाइज़ इसमें मेरा काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी अगर हेल्प करना चाहे मेरे को फिर भी उसकी हेल्प नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई देना चाहे तो उन बच्चों को सपोर्ट करिए गाइज़ जो कि बुक वगैरह परचेज़ नहीं कर सकते। ओके गाइज़, तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट ऑन दिस गिव वे। ओके, अगर तुम गाइज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हो, क्या पता तुम लकी विनर बन जाओ। और गाइज़ तुम्हारे को लगता होगा कि भैया मजाक कर रहे हैं कि ये गिव वे तो सारा मजाक है, तो मैं आपको इस पे वीडियो बनाऊंगा जिस समय मैं आपको कुरियर में पैक करवा रहा हूँ या कुरियर लगा रहा हूँ। ओके गाइज़, ये आपको चाहे आप जौन से राज्य से देख रहे हो कमेंट वो अब मेरे को क्या कहते हैं अपना एड्रेस सेंड कर देना गाइज़। जिसकी कंडीशन मेरे को बढ़िया लगेगी तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। ओके गाइज़, कि मतलब ये पढ़ना चाहता है, रुचि वगैरह रखता हो पढ़ने में, वो मैं आपको तुम्हारे मैसेज रीड करके वो कर सकता हूँ। ओके गाइज़, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, ताकि अगर आप कर देते हो तो अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ओके गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्न इट। ओके गाइज़, जैसे कि ये तो हो गया, आपको ये तो पता लग गया, लेकिन इसमें एक और चीज़ है गिव वे में कि इसकी कंडीशन है। गिव वे मतलब कि तुम्हारा कब मिलेगा गाइस, ये 1K लाइक्स होने चाहिए वीडियो पे, 1K लाइक्स प्लस व्यूज़। लाइक्स तो छोड़ो गाइस, चलो 1K व्यूज़ ओनली। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा जब ये 1K व्यूज़ हो जाएंगे इस वीडियो पे। ओके गाइस, नो 1 लाख, ओनली 1K गाइस, दैट्स वेरी इजी। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। 1K व्यूज़ ओनली, जितना फास्ट शेयर करोगे इतनी जल्दी गिव वे का रिजल्ट आएगा। ओके गाइस, ये मैंने यहाँ लिखा था गाइस, वो कैमरा थोड़ा साइड था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, 1K व्यूज़ ओनली इन दिस वीडियो।